अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा फेज आज हुआ, जिसकी वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इस वक्त गिनती जारी है और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये दावा है कि वो लीड कर रहे हैं, जमात इस्लामी का भी ये दावा है कि वो ये इलेक्शन लीड कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी दावे कर रही थी कि हम ये इलेक्शन जीतेंगे। अलबत्ता एमक्यूएम पाकिस्तान ने रात देर ये फैसला किया कि वो इस इलेक्शन से बॉयकॉट करेंगे। उन्होंने पहले भी एतराज़ात उठाए थे डिलिमिटेशन के हवाले से, उन्होंने कोशिश की कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि आज ही के दिन इंतखाबात होंगे तो रात देर गए एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस इलेक्शन से बॉयकॉट किया। लेकिन अहम फैसला जो एमक्यूएम ने किया है वो ये भी है कि वो हुकूमत का हिस्सा रहेंगे, जबकि 2 दिन से इस पर बातचीत हो रही थी और ऑप्शंस तमाम थे। एमक्यूएम पाकिस्तान का ये कहना था कि हम हुकूमत छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हुकूमत नहीं छोड़ी, अलबत्ता इलेक्शन से बॉयकॉट किया है। इस वक्त जो सूरत हाल है इलेक्शंस पे, उस पर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ पार्टीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा, मेयर के कैंडिडेट भी हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल है? मैंने आपका स्टेटमेंट देखा कुछ देर पहले। हाफिज साहब, आप कह रहे हैं जमात इस्लामी लीड कर रही है, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल साहब दावा कर रहे हैं कि हम पहली नंबर पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजाद। देखें, दावा तो हर पार्टी करती है, लेकिन नंबर्स होते हैं। मैं मोहतात हूँ बहुत बड़े दावे में, लेकिन ये बात मुझे पता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हम थम्पिंग मेजॉरिटी से आगे हैं। ठीक है, तो हम इस पोजीशन में आ गए। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 120-25 यूनियन कमेटियां हैं आउट ऑफ 246। फिर हम वेस्ट में कुछ जगहों पे बहुत आगे हैं, तो हम जो है वो इवन हम यहाँ पर केमाड़ी में भी कुछ जगहों के ऊपर हैं। इसी तरह से मलीर के भी कुछ पॉकेट्स हमारे पास, हम आगे हैं। तो हम तकरीबन जो है यूँ समझ लें कि हर जगह पर इस पोजीशन में हैं कि नंबर 1 पार्टी के तौर पर मौजूद हैं। नतीजे हमारा सेल हासिल कर रहा है और वो उसको कंपाइल भी कर रहा है, इसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हतमी नतीजा मैंने कहा हुआ है कि हम उस वक्त बयान करेंगे जब सारे रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि थोड़ी सी इंजीनियरिंग हुकूमतें बाद में भी करती हैं, तो रिजल्ट आने के बाद हमारे सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं उन सब जगहों पे जहां से रिजल्ट हासिल करना है और नंबर्स लेने हैं। नंबर लेने के बाद उनको जो है वो साइन करवा के सील करवाना है बैग को, और उसके बाद आरओ से रिजल्ट लेना है। मैंने कहा है कि जश्न बाद में, पहले आप हाथ में रिजल्ट लेकर आएंगे तो हम उसको मानेंगे। तो हम बहुत मोहतात हैं इस मामले में, क्योंकि बहुत खेल हो जाते हैं इस दौरान में। नईम साहब, अगर आपका दावा यह है कि ईस्ट और सेंट्रल में आप इस वक्त सबसे आगे हैं, तो मेरे ख्याल से इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की अगर यूसीज को मिला लिया जाए तो 80 से ऊपर होती हैं, तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो क्या एग्जैक्टली आपका इलेक्शन सेल बता रहा है कि कितनी यूसीज पे इस वक्त आपकी जमात आगे है? मोर देन 100 पे हम आगे हैं। ठीक है, और ये देखें 46 यहाँ पर हैं, 45 तकरीबन यहाँ है अपना ईस्ट में, सेंट्रल में 46 हैं और कोरंगी में भी 32-33 हैं। तो आप ये सब मिला लें तो वैसे भी 120-25 बन जाते हैं। फिर जाहिर सी बात है कि मैंने आपको और जगह भी बताई है, और इसमें तकरीबन हर जगह, चंद जगह ऐसी होंगी जाहिर है इनमें, मेरे ख्याल है 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 15% के जहां हम पीछे हैं, वरना हम तकरीबन सब जगह पे आगे हैं। और बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम शहर को अल्हम्दुलिल्लाह हमने लीड किया है, और ये बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी भी है, कमबैक भी है जमात इस्लामी का। और जमात इस्लामी जो एफर्ट कर रही थी, जो कैंपेन चला रही थी, जो कराची की आवाज़ बन रही थी, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे थे कि शायद ये सिर्फ तहरीक चलाने वाले और एहतजाज करने वाले और अदालतों में जाने वाले लोग हैं, वोट इनको नहीं मिलेगा। हमने अपनी कैंपेन से, अपनी कम्युनिकेशन से, कैंपेन आपकी भरपूर थी, दूसरी जमातों के मुकाबले में आप लोगों ने बड़ी भरपूर कैंपेन की। अब देखते हैं कि हतमी नतीजा क्या आता है। लेकिन ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कि आज जो इंतखाबात थे बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर थे, कोई बहुत बड़ी रिगिंग या धांधली के शवाहिद नहीं मिले, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी काफी हद तक बेहतर ही रहा, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था साथ इदारों की जानिब से भी कि कोई बड़ा वाकया हो सकता है खुदा ना खास्ता? असल में वो तो रिपोर्टें जो है ना वो ऐसी हुकूमत की तरफ से आ रही थी एमक्यूएम को फेस सेविंग देने के लिए और इलेक्शन से फरार हासिल करने के लिए। मैं इसमें 2-3 बातें करता हूँ। इलेक्शन कमीशन का वो रोल जिसमें उन्होंने इलेक्शन मुनक्किद करवाया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये बहुत कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से दबाव डालकर हुकूमत का और एमक्यूएम का, और दायरे के जिसकी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा सकती होंगी, इनको कहा जाए कि भाई आप इलेक्शन ना कराएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने नर्व्स का मुजाहरा किया और कानून के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन करवाए। एक जमात इस्लामी थी जो 100% यकसू थी कि इलेक्शन होना चाहिए, बाकी सब में कंफ्यूजन था।
ये तो चाह ही नहीं रहे थे दोनों पार्टियां, और ज़ाहिर पीटीआई वाले आखिर में तो कह रहे थे कि होना चाहिए, लेकिन कई जगहों पे उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्शन ना हो तो अच्छा है, इलेक्शन कमीशन में भी और कोर्ट्स में भी। बहरहाल आखिर में वो कह रहे थे कि इलेक्शन होना चाहिए। अब हम 100% यकसू थे, ये काम इन्होंने अच्छा कर दिया। उसके बाद आ जाइए आपके आज का इलेक्शन। जाहिर सी बात है कि जब आप इतने कंफ्यूजन में रखते हैं और रात 4 बजे जाकर आप हतमी तौर पर यह फैसला कर रहे हो कि सुबह इलेक्शन होगा, तो अगर ये 10% भी टर्नआउट होता ना तो मैं कराची के लोगों को सलाम पेश करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये टर्नआउट मेरा ख्याल है 25% से ज्यादा पे चला जाएगा। तो ये जो 25% का टर्नआउट है वैसे तो बड़ा कम है, और हमने देखा है कि कराची में जो कुछ बाय इलेक्शंस हुए हैं हालिया महीनों में, उसमें भी टर्नआउट कम था। एमक्यूएम पाकिस्तान कह रही है कि हमारा बायकॉट है जिस वजह से टर्नआउट कम हुआ है, और वो कहते हैं कि जो भी मेयर आज बनेगा वो एमक्यूएम की खैरात पे बनेगा। अरे भाई उनको कहने दें, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज एमक्यूएम होती और उनको पता चल जाता कि वो कहां खड़े हुए हैं। देखें अभी लेटेस्ट जो 2 इंतखाबात हुए ना, जो एक कौमी इंतखाब हुआ 2018 का, उसमें एमक्यूएम की पोजीशन देख लें, और उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड का इंतखाबात हुए, उसमें एमक्यूएम की पोजीशन देख लें। जमात इस्लामी तो तीसरे नंबर की पार्टी थी और एमक्यूएम से 1/3 वोट से आगे थी। तो ठीक है ना, कोई हम वो पुरानी वाली बात नहीं है 2001 का हवाला देते हैं कि हमारी खैरात वेरात। अब इनको जाहिर है और क्या करें, खंबई नजर आएंगे ना, अब क्या करेंगे ये। लेकिन बहरहाल इनको कहने दें। लेकिन अगर ये होते, अच्छा पार्टी नंबर 1 तो कराची की मेन स्ट्रीम नंबर 1 पार्टी तो पीटीआई थी ना। अब आप उसको लाख कहें कि उनको सीटें ज्यादा दी गई थी, लेकिन बहरहाल उनको वोट पड़े थे 2018 में, और ज्यादा पड़े थे। तो जहां 90-90 हजार वोट थे जिन इलाकों में उनके एक कौमी असम्बली पे, अब आप जाकर देखें वहां जमात इस्लामी ने उनको तकरीबन डबल नहीं तो कम अज कम जो है वो 1/3 यानी 2/3 अगर उनके हैं तो मतलब 100 हमारे हैं। तो हमने बहुत अच्छे मार्जिन से उनको जगह जगह जो है वो हराया है। खैर कोई बात नहीं, पॉलिटिकल उसमें होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का ये बड़ा जबरदस्त कमबैक है। एमक्यूएम होती तो बहुत मजा आता और उनको पता चल जाता। देखते हैं हाफिज नईम साहब, जब हतमी नतीजा आता है और उस वक्त क्या पोजीशन होती है। इस वक्त आपका दावा है कि 100 यूसीज पे जमात इस्लामी लीड कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नया पाकिस्तान में आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि एमक्यूएम खुद कई मरतबा इस बात का एतराफ़ कर चुकी है कि 93 में इलेक्शन का बायकॉट किया, 2001 में बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया, वो हमारी गलती थी, हमने उससे सबक सीखा है कि बायकॉट नहीं करना चाहिए, स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए। और 2 दिन पहले तक आपके रहनुमा कह रहे थे कि बायकॉट तो ऑन कार्ड्स है ही नहीं। तो फिर कल क्या ऐसी पेशरफ्त हुई जिसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि नहीं, इंतखाबात में नहीं जाना है, अपनी स्पेस बेशक लूज कर देंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? देखिए, ये अगर हम ये इलेक्शन आज लड़ लेते तो हमारा जो क्लेम है इस कराची के लिए, हमारी जात के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, कराची के लिए। इशू क्या है, बहुत सिंपल अल्फाजों में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपके नाज़रीन सामीन को समझ में आए, और जिनको हमने समझा दिया जब भी आज ये टर्नआउट की ये कंडीशन है। और वो ये कि ये जो डीलिमिटेशन का मामला है उससे हमारे यहाँ की कराची की 70 यूनियन काउंसिल्स कम कर दी गई। पीपल्स पार्टी से मज़ाकरात हुए, महीनों तक मज़ाकरात हुए, जो आज मेरी पार्टी है ये उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास, क्योंकि 2 दिन से मैं भी मज़ाकरात करता हूं तो मुझे पता है उस वहां गुफ्तगू क्या हो रही है और कितने महीनों से चल रही है। उस मज़ाकरात में पीपल्स पार्टी ने 53 यूनियन काउंसिल एक्सेप्ट करनी 53 क्या 53 यूनियन काउंसिल और बढ़नी चाहिए, 53 यूनियन। उसके बाद उन्होंने 10/1 को विड्रॉ करने के लिए लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को। दैट मींस कि वो खुद से ये एग्री कर रहे हैं कि हमने जो हल्का बंदियां की हैं वो हल्का बंदियां जो है वो गलत हैं। और 53 यूनियन काउंसिल का मतलब है कि पूरा एक शहर, छोटा शहर जिसके 53 यूनियन काउंसिल के इख्तियारात, वसाइल, पैसा, सब चीजें नहीं। 90,000 की एक यूसी है, 10,000 की एक यूसी। 90,000 वाले को भी, जीतने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे, 10,000 वाले को भी 5 लाख मिलेंगे, और 90,000 वाले कैसे खर्च करेगा। तो अगर हम आज ये इलेक्शन लड़ लेते तो जो हमारी कराची का क्लेम था और है, ये तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। बहुत माजरत के साथ जो दूसरी पार्टीज हैं, जो जमात इस्लामी है या और दूसरी पार्टीज हैं, उनको इस बात, हर पिटीशन में वो कोर्ट में साथ खड़ी हैं, लेकिन यहां पर उनको चूंकि जो है वो सीट चाहिए, वो उनको अपनी जो है वो पर्सनल प्रिविलेजेस चाहिए, उनको अपना जो है वो टैका चाहिए, उन्होंने इस वाली बात को सरफ नजर कर दिया कि असल हकीकत क्या है। 1 महीने के बाद जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, लेटर लिख दिया है, 1 महीने के बाद इलेक्शन होता है, यही पार्टियां जीत जाती हैं, हमें हराकर जीत जाती हैं। लेकिन कराची को फायदा हो जाता, एक पूरे शहर, नए शहर के बराबर फैसिलिटीज, इख्तियारात, और 53 हम 70 कह रहे थे,
पीपल्स पार्टी ने 53 यूनियन काउंसिल्स को मान लिया। मैं इस डिलिमिटेशन वाली बात पे आता हूं मुस्तफा कमाल साहब, लेकिन जो आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अभी आपने कहा कि लो टर्नआउट इस वजह से है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है। अब ये बात कैसे मान ली जाए, क्योंकि 2018 के इंतखाबात हुए, एमक्यूएम पाकिस्तान ने इलेक्शन लड़ा, उस वक्त आपकी पीएसपी जमात थी, उसने भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन लो टर्नआउट था कराची में, 25-30 हजार पे एमएनए बने। अभी 4 बाय इलेक्शन इस साल 2022 में हुए हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान ने भरपूर हिस्सा लिया तमाम बाय इलेक्शंस में, लेकिन वहां पे भी 20% के आसपास वोटर टर्नआउट था, कहीं 8% था, कहीं 15% था, 11% भी था। ये एमएनए की बात कर रहा हूं मैं, कौमी असेंबली के हलकों की। तो लो टर्नआउट तो हम रीसेंट ट्रेंड में देख रहे हैं, इससे एमक्यूएम के बाइकआउट करने का या ना करने का क्या ताल्लुक है? 2 बातें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि आप जिस बाय इलेक्शंस का जिक्र कर रहे हैं, उन बाय इलेक्शंस में और जनरल इलेक्शन, ये तो लोकल गवर्नमेंट का जनरल इलेक्शन था ना, इसमें फर्क होता है। बाय इलेक्शंस के इसमें और इसमें फर्क होता है। और जब वो इलेक्शंस हुए हैं उसके माहौल में और इसके माहौल में एक डेफिनेटली एक फर्क था। दूसरी बात ये कि आप उन इलेक्शंस में जो आज आपके पास वीडियोस और तस्वीरें और सारी फुटेजेस आ रही है, फुटेजेस वीडियोस जो है ये जो आपको आज जो टर्न आउट निकल कर आ भी रहा है, ये भी नहीं है जो सरकारी तौर पर कोट किया जा रहा है, वो ये भी नहीं है। इसलिए कि 5 से 7% से ज्यादा लोगों ने वोट नहीं डाला, सन्नाटा था। उसके बाद शाम में डब्बे छीन कर पुलिस भी मोहर लगा रही है, स्टाफ भी मोहर लगा रहा है, और जिसका जहां जोर चल गया उसने उसको टेक ओवर कर लिया और ये काम हुआ। उससे ये करने के बाद जो 10% अबव हुआ है सारा ये, वरना 5-6%, 60% से ज्यादा वोटिंग टर्न आउट नहीं हुआ है। तो बहुत बड़ा फर्क है। ये फुटेजेस आपको जिन इलेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर आपको ये फुटेजेस और ये मनाजर नहीं मिलेंगे। तो मुस्तफा कमाल साहब, दूसरी बात बताएं कि अब देखें, मैं कराची का आपको बता देता हूं, 246 यूसीज पे ये इंतखाबात हो रहे हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 246 में से 238 यूसीज पे कैंडिडेट्स हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के 246 में से 161 यूसीज पे कैंडिडेट्स हैं। मतलब ये तो तैयारी थी, मतलब अगर 100 तकरीबन 80 सीटों पे तो आप लोगों ने कैंडिडेट्स ही नहीं खड़े किए, तो फिर कैसे ये दावा कर सकते हैं कि आप इतनी पॉपुलर पार्टी हैं? नहीं, 188 पे हमारे कैंडिडेट भी खड़े थे ना। आप ये भी तो देखें, हमारे पीएस और हमने मर्ज किया ना वहां पर। वो तो मर्ज तो सर बाद में हुआ था ना, वो तो बैलेट पेपर तो छप चुके थे बाय द टाइम आपने अलायंस किया अपना। नहीं, जहां पर एमक्यूएम का कैंडिडेट नहीं होता वहां पर पीएसपी का कैंडिडेट खड़ा रहता ना। उसको कैसे हम उससे वो करते? नहीं, मैं तो ये तो पोस्ट मर्जर है ना, वो तो अगर मर्जर नहीं होता 3 दिन पहले तो सोचे ना एमक्यूएम जो है वो इलेक्शन में जारी होती विद 161 कैंडिडेट्स। एमक्यूएम ने तो 161 जो कैंडिडेट खड़े किए थे, डेफिनेटली एमक्यूएम की वो सीटें जहां पर उनको पता है, वो लास्ट टाइम जीते हुए थे 100, इसमें से 130 जीते हुए थे। 130 सीट्स जो है वो एमक्यूएम जीती हुई थी। तो तकरीबन और आप ये कह रहे हैं कि पीएसपी ने ज्यादा कैंडिडेट खड़े किए थे एमक्यूएम पाकिस्तान से इस इंतखाबात के लिए? जी, 188 हमारे कैंडिडेट थे, और जहां पे हम इनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते थे और हम इनको कॉम्प्लीमेंट करते, हम इस पार्टी को कॉम्प्लीमेंट करते जहां पर नहीं थे, क्योंकि ये तो सारा मर्जर बाद में हुआ है। लेकिन जब ये मर्जर हो रहा था तो उस वक्त ये तमाम चीजें जहन में थी बात के भी, जहां नहीं होगी, जहां पतंग का निशान नहीं होगा, वहां पर फिर पीएसपी जो अपना उसको खाली नहीं छोड़ेगी सीट पर रखेगी। ये आप जो आपने इनकी बात की है ना पीटीआई की, आप अगर थोड़ा सा जो है दूसरी पार्टी से जमात इस्लामी का उनसे भी पूछे, उनको देखेंगे तो उन्होंने भी जो है कोई हर जगहों पे नहीं खड़ा कर दिए, हर जगह पे अपने कैंडिडेट। 246 में से 239 जमात इस्लामी कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स वहां पर मौजूद हैं। वेल आई डाउट, मेरा ख्याल है जमात इस्लामी का नंबर इससे पहले जो इसके कुछ और आए नंबर, और मेरा नहीं ख्याल है कि जो है वो ये फिर किसी को इलाक करके ये मुस्तफा कमाल साहब, क्योंकि जो आपके मुखालफिन है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग इस इलेक्शन से बेसिकली भागे हैं क्योंकि आपको लग रहा था आप हार जाएंगे। जमात इस्लामी कहती है, तहरीक इंसाफ कहती है कि हम भी शहरी जो है हल्का उनके वोट लेते हैं, यानी कि उनका वोट बैंक आपका वोट बैंक सिमिलर है। कह रहे हैं कि हमारे तहफुजात थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मसला नहीं था कि हम इलेक्शन से बाइकआउट करें। जाहिर सी बात है जिसकी हुकूमत होगी वो 19-20 तो करेगी डिलिमिटेशन में। इतना मामला पेचीदा नहीं था, या इतनी कोई बड़ी रिगिंग नहीं थी जिसकी वजह से इलेक्शन छोड़ के भाग जाते हैं हम। देखें, अगर कोई 53 पीपल्स पार्टी जैसी जमात की हुकूमत और 53 यूनियन काउंसिल्स को वो मान रहे हैं, 70 का हमारा क्लेम है, और वो मान रहे हैं कि ये कम है, उस कमी को मानने वाले, और उसके बाद उन्होंने 10-1 के विड्रॉल का लेटर लिख दिया, प्रूफ दे दिया कि हाँ एक्सेप्ट कर ली ये वाली बात कि भाई हमसे गलती हुई है। इसको अगर कोई कहे कि ये 19-20 की रिगिंग है तो मैं उसके लिए दुआए खैरी कर सकता हूं, अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम दे और इस तमाम दुनियावी चकाचौंध से और दुनियावी मराद को से बाहर आकर लोगों के लिए, वाकई लोगों के और के लिए फैसले कर। और वो जमातें जो खास तौर पर इस्लाम का नाम लेती हैं,
अल्लाह ताला से बस दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना बस वो रहम करे। लानतुलिल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अगर ये 19-20 इसको कहते हैं तो इससे बड़ा झूठ कोई और नहीं है। 53 यूनियन काउंसिल्स को मानकर उन्होंने लेटर लिख दिया। पीपल्स पार्टी वैसी जमात ने लेटर लिख दिया। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंसियर एफर्ट की थी? क्योंकि मैं आपको बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी के लोग हमें बता रहे थे कि हमने पहले ही कह दिया था ये नोटिफिकेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन किसी काम का नहीं होगा, मुस्तरद हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। वो कह रहे हैं हमने एमक्यूएम के दोस्तों को पहले ही बता दिया था कि ये होना है, तो इसके लिए तैयार रहें। आप अकेले में बैठकर अपनी मर्जी की कोई भी बात करें। पीपल्स पार्टी डेफिनेटली बहुत सीनियर जमात है, बहुत पुरानी जमात है, बहुत सीनियर लोग उनके पास हैं। वो कोई भी काम ऐसा ऑफिशियल नहीं करेंगे कि जिससे किसी को सुखी हो। बिल्कुल दोनों तरफ के वकला ने, दोनों तरफ के लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन व पाकिस्तान को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लॉ को, लोकल गवर्नमेंट के लॉ को, इलेक्शन कमीशन के लॉज को समझने वाले बड़े बड़े जय्यद किस्म के जो है वो वकला मौजूद थे, जिनकी सुपरविजन में ये चीजें जो है वो डिसाइड हुई हैं और उसको प्रोसीड कराया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए थे कि आप हमारे पास ना आए, आपका मसला प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, आप उसके पास जाकर अपनी रेमेडी लें। और वो रेमेडी यही थी कि हम सेक्शन 10(1) को विड्रॉ करें। सेक्शन 10(1) के विड्रॉ का मतलब यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कह रही कि हाँ हमसे इसकी उर्दू तर्जुमा यह है कि हाँ से गलती हुई है। उन्होंने पाकिस्तान से गलती होने का लेटर लिख दिया बाकायदा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है बाइकआउट का फैसला किया। दूसरी तरफ से एक और फैसला जिस पर नजरसानी भी की गई, आप लोगों ने कहा था कि तमाम ऑप्शंस ओपन है, वो है या तो फेडरल हुकूमत से अलग हो जाए, यानी कि आपके मिनिस्टर्स इस्तीफा दे दें, या फिर हुकूमत से ही बाहर आ जाएं। और कह रहे थे आप लोगों के रहनुमा के कुछ भी हो सकता है, तमाम ऑप्शंस ऑन कार्ड हैं। कल आप लोगों का राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, मीडिया से गुफ्तगू करे बगैर आप लोग गवर्नर हाउस चले गए, फिर वहां पे आप लोगों ने मीटिंग की। ये क्या हुआ कि आप लोगों ने इवेंचुअली ये सोचा कि ठीक है इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत अभी भी नहीं छोड़ेंगे हम? क्यों, किस नतीजे पर पहुंचे आप लोग? देखिए, हुकूमत छोड़ने का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला है। जो आज की सिचुएशन है, अगर हम हुकूमत से बाहर भी आ जाते हैं, हमारी शायद अना की तस्कीन हो जाएगी। कल डॉलर कहां जाएगा? कल ये पाकिस्तान की वैसी माशाल्लाह से खान साहब ने जो है वो कम इस मुल्क की दुर्गत मचा रखी है कि अभी हम और इसके अंदर और इस तेल डालें, इस जलती पे तेल डालें। हमने सेंसिबल काम किया है। हमने अपनी जात के लिए इस मुल्क की इकोनॉमी को, मुल्क की सलामती को, जमहूरियत की स्टेबिलिटी को हमने दांव पर नहीं लगाया। एमक्यूएम का सिर्फ एक बयान आता और बयान आने के बाद हम इस सुबह जो है वो सिर्फ बाहर आ जाते, तो ये आपका डॉलर कहां जाता? ये जो आपकी प्लेजेस हुई हैं 10 अरब डॉलर की, ये जब ये खबर चल रही होती कि अब हुकूमत के पास तो नंबर ही नहीं है पूरे, तो वो कहां जाते हैं वो प्लेजेस? हमने पाकिस्तान की खातिर अपनी इस कदम से, इंतहाई कदम से, जो हमें फायदा दे सकती हैं चीजें, हमने उससे अपने आप को बचाया। ये मुस्तफा साहब, ये एमक्यूएम पाकिस्तान का अपना फैसला था या नून लीग ने आपको कन्विंस कहा कि हुकूमत में रहें, या फिर किसी और का फैसला था और किसी और ने मजबूर किया कि नहीं इस वक्त हुकूमत से तो बाहर आप नहीं आ सकते? क्योंकि मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट बता दूं, फवाद चौधरी साहब ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जब हमारी इत्तेहादी थी तब भी हम मैनेज नहीं करते थे, जो इनको मैनेज करने वाले थे हम उनसे राब्ता करते थे। आज भी अगर इन्होंने हुकूमत से बाहर आना है तो ये इनका अपना फैसला नहीं होगा, इनको कहा जाएगा कि आप हुकूमत में रहें या बाहर रह जाए। ये हुब्बुल वतनी ना हमारे ब्लड में, किसी और के कहने पे मैं मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। ये इस पाकिस्तान का दर्द हमसे ज्यादा किसी के पास नहीं है। हम वो लोग हैं जो इस पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं। इस पाकिस्तान की अगर कहीं सबसे ज्यादा फिक्र है तो इस कराची के रहने वालों को बहुत ज्यादा इसकी फिक्र है। कोई हमें बोलकर मुहिब्बे वतन नहीं बना सकता। हम जो जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर क्या कमेंट करूं कि पहले वो क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं, उनको कौन, अभी मतलब उस पर तबसरा करना, बात करना ही जो अपनी बात जाया करने वाली बात है। मैं सिर्फ अपनी बात आपको कर सकता हूं। देखिए, मुझे तो अभी 2 दिन डेफिनेटली हुए, मुझे दो दिनों में इतनी सारी मीटिंग्स हो गई हैं, इतनी जगहों पे हो गई हैं कि मुझे 2 दिनों में सारा बैकग्राउंड मेरे सामने है कि कब से क्या क्या चीजें जो चल रही थी। तो मैं बड़ा ऑनेस्टली मैं आपको ये बता रहा हूं कि बड़ा ये कॉशियस, ये अपना कॉन्शियस डिसीजन है सारा, ये अपना डिसीजन है सारा ये हमने खुद। लेकिन एक और वजह थी जो आप पहले बताया करते थे कि क्यों एमक्यूएम पाकिस्तान कभी हुकूमत से बाहर नहीं आएगी। आपने कहा इनके बड़े केसेस हैं, रॉ की जेआईटी में खालिद मकबूल का नाम है और केसेस में इनका नाम है, तो ये तो हिम्मत ही नहीं कर सकते कि हुकूमत से बाहर आ जाए, वो तमाम चीजें खुल जाएंगी। ये पहले आपका मौक़िफ़ था, उस लास्ट वीक आपने मेरे प्रोग्राम में कहा मैं तमाम अपनी पुरानी बातों पे कायम हूं। आपको लगता है कि ये भी वजह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने कहा कि बेहतरी इसी में, हुकूमत में रहो वरना केसेस खुल जाएंगे हमारे? देखिए, उससे तो रियासत ने इन सारी बातों को जो है वो सरफे नजर करके रियासत ने तो पार्टनरशिप कर ली है ना।
तो उन चीजों को तो अब सामने रखकर किसी को डराया नहीं जा रहा कि वही तो कह रहा हूँ, रियासत से पार्टनरशिप तोड़ नहीं सकते ना इस वक्त। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि रियासत ने, हुकूमत ने पार्टनरशिप कर ली ना, उसको तो लॉन्ग टाइम हो गया सारा, उससे तो बहुत आगे चली गई। तो कोई ऐसा नहीं हुआ कहीं पे भी कि भाई आपके सामने केस रख दी हो, मेरे सामने कम से कम ये बात नहीं कि आपके सामने केस रख दी हो। जब भी तो हमने भी ये वाला फैसला किया ना कि भाई जब रियासत को ही मंजूर है, मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी ये वाली बात की थी, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता कि भाई हमें फिर जो हमने फिर क्यों जो है वो हम क्यों बड़े चैलेंजेस खड़े हो गए, तो हम अपनी 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 अपने 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 स्टांसेस से पीछे क्यों ना हटें। तो जब रियासत अभी आज बैठकर कोई नहीं दिखा रहा कि आप अगर हमें कि ये आपकी केसेस हैं, वो तो एक्सेप्टेंस। तो आखिरी सवाल कि मतलब अब आप लोग 5 साल बाहर बैठे रहेंगे, इलेक्शन हो जाएगा, मेयर आ जाएगा और आप जो है वो बाहर बैठे होंगे, चाहे जितनी भी तनकीद करें, बट स्पेस आपने छोड़ दी है, पीपल्स पार्टी पीटीआई या जमात इस्लामी अपना मेयर लेके आ जाएगी, एंड यू आर ओके विद दैट। कोई वक़्त नहीं है सिलेक्शन की, लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया है, लोग निकले नहीं हैं, और ये एक ढेले बराबर का कराची के लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये, आज से तो हमारी जिद्दोजहद शुरू हो रही है, हमने अपना केस जीत लिया है। आपका ख्याल है कि हम आराम से बैठ जाएंगे? इस जो 10-1 की जो विड्रॉल का जो लेटर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, इस लेटर को लेकर अभी हमने पाकिस्तान के तमाम अदलिया का दरवाजा खटखटाना है, तमाम जायज जहां जहां पर लीगल और जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जहां पर इंप्लीकेशन है, हर जगह जाकर हमने इसको, इसलिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लिखा हुआ लेटर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में उसको इजाजत इस वाली बात की। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि 70 यूनियन काउंसिल, जिसका एक पूरा शहर बनता है नया, उस यूनियन काउंसिल के इख्तियारात और वसाइल कराची वालों को मिले ना, और कोई जो यहाँ पर मेयर बन जाए और यहाँ पर यूसी चेयरमैन बन जाए, ये तो इससे बड़ा कोई मजाक कराची वालों को। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद दूसरी पार्टीज का भी मौक़िफ़ लेंगे। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है, क्या होने जा रहा है इस इलेक्शन के नतीजे में, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा फेज है। वोटिंग 5 बजे मुकम्मल हो गई, गिनती का सिलसिला इस वक्त जारी है। कुछ देर पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है और मेयर के कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी के, वो कह रहे थे कि 100 से ज़्यादा सीट्स पे इस वक्त जमात इस्लामी लीड कर रही है, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में उनकी लीड ज़्यादा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेयर कैंडिडेट भी हैं, खुर्रम शेर जमान। खुर्रम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। खुर्रम साहब, क्या दुरुस्त है जमात इस्लामी लीड कर रही है, और सुनने में भी ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ अब पीछे रह गई है इस इलेक्शन में, आपके पास क्या रिपोर्ट है? मुझे नहीं पता कि ये कौन से रिजल्ट्स हैं जो उनके पास आ रहे हैं जिसके ख्वाब देख रहे हैं। जो रिजल्ट्स मेरे पास हैं उसके अंदर तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे कराची में लीड में देख रहा हूँ। क्योंकि देखें, बेसिकली अमूमन इस तरह होता है कि एक सियासी जमात जो है, जिसको नजर आ रहा होता है कि वो मुकाबले में है, तो वो इस तरह की बातें करके माहौल पैदा करने की कोशिश करती है, और ये अमूमन हमारे यहाँ इस तरह का रवैया रहा है। लेकिन मैं आपको बड़ा यकीन से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब फाइनल रिजल्ट्स जियो के पास आएंगे तो उसमें आपको सरप्राइज होंगे कि पीटीआई और किसी और जमात का आपस में का मुकाबला होगा नहीं। क्योंकि आपसे गुजारिश ये है कि देखें, एक यूनियन काउंसिल के अंदर जो है अंदाजन 4 से 5 स्कूल्स होते हैं, और एक यूसी के अंदर अंदाजन आप समझ लें कि कोई 20 स्कूल्स हो गए। अभी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं अपनी यूनियन काउंसिल के इस वक्त रिजल्ट कंपाइल कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं कर नहीं पाया हूँ, 25% रिजल्ट मेरे पास आए नहीं अभी तक। तो कहाँ से कोई कह सकता है कि वो मेजॉरिटी लेके जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। रात 12 बजे तक आपको पिक्चर क्लियर होगी। तो इस वक्त आपका जो मीडिया सेल है वो आपको क्या रिपोर्ट दे रहा है? जैसे जमात इस्लामी कह रही है कि 100 यूसीज पे हम आगे हैं, आपका मीडिया सेल क्या रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, हम बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त तक अभी, क्योंकि देखिए इस वक्त 8:30 बज रहे हैं ना, 8:30 बज रहे हैं, तकरीबन 2.5 घंटे हुए इस वक्त इसको खत्म हुए हुए, और अभी तक हम तकरीबन जो है ना 80+ तक हम आ चुके हैं। ये अगर कोई आपको कह रहा है कि वो 100 से ऊपर लेके जा चुका है, वो आपको खाली एग्जैजुरेट कर रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं। हम तो जाहिर है कि जो रिजल्ट आएंगे खाली उसी के बेसिस पे बात करेंगे ना। सो 8:30 बजे को ये कह दे इतना आ जाए तो इम्पॉसिबल है। इस वक्त वो लड़के बैठे हुए लड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता आरोज जो है रिजल्ट देने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। सो बेसिकली मैं जियो को ये बताऊंगा तकरीबन 10:30-11 बजे तक आपको पिक्चर क्लियर होगी कौन लीड कर रहा है। सही, और ये इत्तलात हम तक भी है कि जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े स्लो आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? स्लो आ रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। मैं बहुत ज्यादा इस बात में सरप्राइज हूँ। आप यकीन करें कि 2 जनरल इलेक्शंस मैंने लड़े 2013 और 18। ऐसा नहीं था कि रात 8:30 बजे तक हम बैठे हुए। अभी 1 मिनट पहले मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर जो है मैसेज रिलीज किया अपने तमाम चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एंड काउंसलर्स, क्योंकि क्या वजह है, 2.5 घंटे हो गए, इतना लेट रिजल्ट नहीं होना चाहिए।
एक यूनियन काउंसिल से मुझे जवाब है कि आरओ कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं रिजल्ट आपको नहीं दे सकता हूँ, मैं जाके जो है डायरेक्ट डीसी ऑफिस में दूंगा। सो दिस इज सरप्राइजिंग, जिसमें मैं ईसीपी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका नोटिस लिया जाए, क्योंकि ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसिलर्स आपको वहां से निकलने नहीं देंगे, खुदा ना खास्ता लॉ एंड ऑर्डर के कोई हालात हो। सो लिहाजा जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी जीत रहा है उसको रिजल्ट दिए जाएं। तो खुर्रम साहब, अब आप कह रहे हैं कि आप लीड कर रहे हैं और सबको पता चल जाएगा जब हतमी रताए जाएंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा तस्लीम करेंगे, आप उसको रिजल्ट मानेंगे? क्योंकि बाय लास्ट तो आज हमने देखा है कि कुछ वाकयात जरूर हुए हैं, लेकिन ओवरऑल आपके ख्याल में ठीक हुआ इलेक्शन? कोई धांधली की बड़ी शिकायत तो सामने नहीं आई? अच्छा देखिए जनाब, इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो मौजूदा रिजल्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दिन भर कैसी सूरत हाल रही है, तो वो थोड़ा बहुत नहीं कहेंगे। देखें, हर टाउन से शोर शराबा आया है, हर टाउन से वीडियोस आई हैं, वो वीडियोस आप तक भी पहुंची हैं। आप चाहेंगे तो मैं भी आपको वीडियो दूंगा। पूरा फेसबुक इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिगिंग से भरा हुआ है। इन्होंने अपने इत्तेहादियों से, मजबूर कौमी मूवमेंट से यही सीखा है सिर्फ कि किस तरह ठप्पे मारने। लिहाजा इस वक्त मौजूदा रिजल्ट के हिसाब से हम लीड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम हो गए। तो ठप्पे जब ये लोग मार रहे थे, आप लोगों के पोलिंग एजेंट्स वहां पे मौजूद नहीं थे? रोका नहीं किसी ने? देखिए, हमारे वो लड़के हैं नहीं ना, हमारे वो लड़के हैं नहीं जो लड़ेंगे, झगड़े करेंगे। ना असला है, ना डंडे हैं, ना कोई ऐसी ट्रेनिंग है। ये तो आपको पता है कि किस मिजाज में सियासत में बड़े हुए हैं। बट फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से कहीं भी नहीं है, फिर भी पीपल्स पार्टी से मुकाबला नहीं है, आई एम श्योर। अच्छा, तो मतलब आपका जो मुकाबला है वो जमात इस्लामी से ही है? मैं इस बात को समझता हूँ कि इस वक्त मैं एग्री करूंगा कि इस वक्त जो रिजल्ट इस तरह आ रहे हैं, मुकाबला उन्हीं के साथ है। और खुर्रम साहब, ये भी बताइएगा कि जो मेयर के कैंडिडेट हैं वो आप ही होंगे? क्योंकि कुछ देर पहले इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया है कि जब हम जीत जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब मेयर का ऐलान करेंगे कि कौन होगा। जी देखें, ऐसा ही है कि मेयर के टोटल 3 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें फिरदौस नकवी साहब भी हैं, अशरफ कुरैशी साहब भी हैं। इसका फाइनल अनाउंसमेंट जो है इमरान खान साहब करेंगे। सही। हमारे साथ सईद गनी साहब इस वक्त मौजूद है। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस वक्त जमात इस्लामी दावा कर रही है, वो आगे हैं, पीटीआई दावा कर रही है कि रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन हम जीते हैं। पीपल्स पार्टी अपने आप को कहां देख रही है? क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है इस वक्त आपका इलेक्शन सेल आपको? देखिए, अभी शहजाद बहुत सारी अपना जो यूसीज हैं उनका रिजल्ट मुकम्मल नहीं है और बहुत ही कम नंबर ऐसा है जिनका फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो अभी ये मेरा ख्याल काबिल वक्त होगा कहना कि जी हमारी कितनी है, जमात की कितनी है, पीटीआई की कितनी है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि जो ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है उसमें पहले नंबर पर या तो पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी। अच्छा, खुर्रम साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। दो घंटे में पता चल जाएगा सर। अच्छा, और ये आज टर्नआउट, इस पे तो मेरे ख्याल से सबका कंसेंसस है कि टर्नआउट कम है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सही साहब, कितना टर्नआउट हो जाएगा इस इलेक्शन का? देखिए, मेरा अंदाजा है कि ये 25 से 30% के दरमियान होगा, लेकिन उसका जो बुनियादी सबब, मैं बाइकआउट तो नहीं समझता, उसका बुनियादी सबब वो गैर यकीनी सूरत हाल है जिसकी बिना पर इलेक्शन मुलतवी हुए कई दफा, और फिर जो अभी 15 को हुए भी हैं उसमें भी काफी तजव्वुज था कि हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो वो जो कैंपेन एक प्रॉपर डेवलप होती है वो हो नहीं सकी। तो इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ थे। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद साहब ने कहा कि ये लो टर्नआउट की वजह यही है कि हमने बाइकआउट किया हुआ है, हम नहीं करते तो टर्नआउट ज्यादा होता है। जो भी मेयर बनेगा किसी भी जमात का, वो एमक्यूएम की खैरात पे बनेगा। लेकिन ये चूंकि उन्होंने बाइकआउट किया है उनका हक है ये कहें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये वजह है। अगर तो कैंपेन थोड़ी टाइम मिल जाता और लोगों को यकीन होता कि फलां डेट को इलेक्शन हो रहे हैं तो टर्नआउट काफी बेहतर होता। और एमक्यूएम ये कह रही है कि जो आप लोगों ने नोटिफिकेशन से 10-1 को वापस लिया था, अब वो उस पर बाकायदा कैंपेन करेंगे, आगे तक लेके जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तो मुस्तरद कर दिया, आप लोगों ने वापस लिया, लेकिन वो कह रहे हैं ये तस्लीम कर लिया पीपल्स पार्टी ने कि 53 यूसीज और होनी चाहिए थी। कह रहे हैं हमारा क्लेम है 70 मजीद होनी चाहिए थी, पर ये नोटिफिकेशन वापस लेके पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया है कि डिलिमिटेशन गलत हुई है, कम से कम 53 यूसीज और होनी चाहिए थी। ये पीपल्स पार्टी अब तस्लीम कर रही है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तासुर अगर दिया तो गलत है। मैं अभी आपको कहता हूँ कि डिलिमिटेशन एक तो हुकूमत ने नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने की है, और माजी की जितनी डिलिमिटेशन हुई अगर आप इसका मवाजना करेंगे तो मौजूदा जो डिलिमिटेशन है वो बहुत बेहतर है। और ये जो आज के रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इल्जाम है वो लगता तो शायद फिर हम आराम से 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन वो ये क्लेम करें कि पीपल्स पार्टी मान गई थी कि हाँ ये डिलिमिटेशन ठीक नहीं है और 53 यूसीज और होनी चाहिए थी, ये बात दुरुस्त है? वो गलत कह रहे हैं।
अच्छा, कोई तो आपने फिर नोटिफिकेशन क्यों जारी किया अगर आपको लग रहा है कि डिलिमिटेशन का बस अभी मसला अलग है? बहस है, कभी अलग आपके साथ बैठूंगा, उनको सामने बिठाएगा, फिर आपको बता दूंगा। अच्छा, तो एक और इल्जाम अभी खुर्रम साहब भी हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि धांधली की कोशिश की आप लोगों ने, ठप्पे शप्पे मारने की पूरी कोशिश की है, फिर भी वो कह रहे हैं नतीजा हमारे हक में ही निकलेगा, कामयाब नहीं होंगे आप इस ठप्पे से इलेक्शन जीतने में। यार अब बात यह है कि फिरदौस साहब ने क्या हरकत करते हुए नजर आए, सारी आपने वीडियो दिखाई। उसके बाद महमूदाबाद के स्कूल में इनके 50 लड़के घुसे, उसकी भी फुटेज हम निकाल रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो पुलिस के जरिए हमने उनको निकाला। बाकी जगहों से भी इत्तला थे कि उन्होंने किया। गुलशन मेमार का वाकया आपके सामने है कि हमारे कैंडिडेट के ऊपर हमलावर हुए हैं। कोरंगी टाउन में इन्होंने किया, कोरंगी में हमारे एक कैंडिडेट के ऊपर हमलावर हुए हैं और वहाँ नुकसान हुआ, शहजाद मेमन साहब की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, वहाँ हमारे लड़के जख्मी हुए, वो पीटीआई ने किया है। अब अगर इल्जाम लगाने पे आ जाए तो मैं आपको शायद 20 चीजें और गिनवा सकता हूँ, लेकिन ये कि मैं इसको इस हवाले से इस तरह से कहूंगा कि ये क्योंकि इलेक्शन बहुत बड़े होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के होते हैं, इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं। एक आपका इत्तेहादी सईद गनी साहब, एक आपका इत्तेहादी एमक्यूएम बाइकआउट करके बैठा हुआ है, दूसरा आपका इत्तेहादी जेयूआईएफ, वो भी आप पे ही इल्जाम लगा रहे हैं कि दांदी पीपल्स पार्टी ने की है। तो कैसे इस इलेक्शन में आप कह रहे हैं कि फिर दांदी जो है वो दूसरी जमातों ने की है और पीपल्स पार्टी ने नहीं की है? देखिए, अगर तो हमने जो ये कह रहे हैं ये किया होता तो सारे हार गए होते ना, हम ही जीते होते सारी सीटें। वो तो ऐसा नहीं रहा ना, सब जीत रहे हैं। खुर्रम साहब, ये आज जो फुटेज हमने देखी, फिरदौस नकवी साहब जो है वो आके सील जो है खोल रहे थे बॉक्सेस की, ये क्या मामला था ये सारा? वो आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके लोग जो है वो मुलविस हैं, जख्मी किए हैं लोगों को। अच्छा, मुझे कुछ इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर है कि मुनासिब नहीं है काम करना, बैलेट बॉक्स से खेलना, उसकी सील को निकालना। क्योंकि मैंने एक फुटेज देखी थी, मैं सारा दिन खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं बिजी हूँ, और अभी तक मैं अपने जो है ऑफिस हेड ऑफिस जा नहीं सका हूँ इंसाफ हाउस। तो लेकिन जाहिर है कि ये चीज़ गलत है। मैं नहीं समझता हूँ कि इलेक्शंस के मामले में कोई भी सियासी जमात हो, किसी की भी तरफ से कोई किसी किस्म की भी कोई ऐसी चीज़ हो गलत है। लेकिन मैं फिरदौस साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी भी कोई रिगिंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो कुछ क्या उसमें रीजन है, वो फिरदौस साहब आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सईद गनी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत इस वक्त जो तमाम बड़ी पार्टी से सिलेक्शन में दावा कर रही है कि हमारे हक में रिजल्ट आ रहा है, गिनती पूरी हो जाएगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन जीता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि पीपल्स पार्टी तो रेस में ही नहीं है, हमारा मुकाबला जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी ये कह रही है कि सबसे मकबूल पार्टी पीटीआई है, लेकिन हम 100 यूसीज पर इस वक्त आगे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इस वक्त पहली पोजीशन पर हैं और जमात इस्लामी दूसरी पोजीशन पर है। तो जब सरकारी नतीजा आएगा और हतमी नतीजा आएगा तो उस वक्त पता चल सकेगा कि कौन सी पार्टी इलेक्शन जीती। और ये भी देखना है कि क्या कोई सिंपल मेजॉरिटी लेके जाता है या मेयर बनाने के लिए मखलूत गवर्नमेंट बनेगी, लोकल गवर्नमेंट बनेगी। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, वफाकी मामला पर भी बात करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि मंगल के दिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर दी जाएगी। और कल इमरान खान ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि अब शहबाज शरीफ का टफ टाइम होगा, उनको मुश्किल वक्त देंगे, नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी उनको, इतना हम उनको परेशान करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि अदम एतमाद का वोट सदर अब उनको कहेंगे लेने का वजीर आजम को। तो एमक्यूएम पाकिस्तान से हुकूमत से अलग हो नहीं रही। क्या अब भी यही प्लान है? क्या नंबर पूरे हो जाएंगे वफाकी हुकूमत के? नून लीग नंबर पूरे करने में कामयाब हो जाएगी? इस पर बात करेंगे ब्रेक बाद। बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से हम बात करें। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब एमक्यूएम ने कल बाइकआउट किया और हुकूमत छोड़ने का ऐलान नहीं किया तो आपने कहा कि उनका स्टैंड जस्टिफाइड है, उसको सराहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह बयान दिया है कि आप अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की कोई गलती नहीं है, आईन और कानून के मुताबिक उन्होंने काम किया है। तो आपकी जो सपोर्ट है महज इसलिए है क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा रहे और इत्तेहादियों की सपोर्ट में एक स्टेटमेंट समझा जाए इसको, क्योंकि ईसीपी तो रिजेक्ट कर रहा है आपके इस स्टांस को। नहीं शहजाद साहब, क्योंकि इस प्रोसेस में जब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुज़ाकरात होते रहे हैं, जो ये सेक्शन 10 था उसके मुतल्लक, तो मैं क्योंकि उसका हिस्सा रहा हूँ तो मुझे सारा मालूम है कि वहाँ पे 53 को तो पीपल्स पार्टी खुद तस्लीम करती है, लेकिन ये कुछ 70 के करीब यूनियन काउंसिल हैं। यानी ये किस तरह की जो है वो हल्का बंदी की है इलेक्शन कमीशन ने, जिसे वो कह रहे हैं कि हमने ये फेयर किया है और कानून और आइन के मुताबिक किया है कि एक यूसी जो है वो 90,000 की है पॉपुलेशन पे है और दूसरी जो है वो 30,000 पे है। तो लेकिन एमक्यूएम तो इल्जाम पीपल्स पार्टी पे लगा रही थी कि धांधली उन्होंने की है। ये आपके दोनों इत्तेहादी आमने सामने हैं, कौन सही कह रहे हैं? देखें पीपल्स पार्टी पे इल्जाम उनका सिर्फ ये था कि वो जो
सेक्शन 10(1) है उसको आप विड्रॉ करें, और आप उसको विड्रॉ अगर नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन जो है ये करेक्शन नहीं कर सकता। अब जब पीपल्स पार्टी ने वो करेक्शन कर ली, वो विड्रॉ कर लिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन को करेक्शन करनी चाहिए थी। लेकिन बुनियादी बात ये है कि मुझे इलेक्शन कमीशन का बेपनाह एहतराम है। मैं तस्लीम करता हूँ कि वो लॉ और आइन की फहम जो है वो यकीनन मुझसे बेहतर जो है वो रखते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब वो यूनियन काउंसिल की हल्का बंदी कर रहे थे तो ये बात किस तरह से जायज़ और रवा रखी गई कि एक तरफ कुछ यूनियन काउंसिल जो है वो 25,000 20,000 की आबादी पे हैं और कुछ का जो है वो 80,000 और 90,000 पे है। ठीक है, तो राणा साहब एक और मामला, एतमाद का वोट लेने का कहेंगे शहबाज शरीफ वजीर आजम को। इमरान खान ने कल ये वाजे कर दिया है और पीटीआई के रहनुमा कहते हैं एमक्यूएम अगर अलग हो जाती है तो आसान हो जाएगा, नहीं होती तब भी 5-6 लोग हमसे राब्ते में हैं, बड़ा मुश्किल होगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकें। और इमरान खान तो कह रहे हैं कि अब मुश्किल वक्त शहबाज शरीफ का शुरू हो गया है, उनको इतनी टेंशन देंगे कि उनको नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। क्या ले लेंगे एतमाद का वोट, नंबर पूरे कर लेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान को ये मालूम होना चाहिए कि जब उसकी खस्ताई सोच और घटिया इंतकाम की वजह से एक झूठे केस में मियां शहबाज शरीफ साहब जेल में बंद थे, उस वक्त भी उन्हें नींद की गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उस वक्त भी वो जो है वो अल्लाह के फजल से जो है वो वहाँ पे जो है वो उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ जो है वो वक्त गुजारा। रही बात कि ये कि उनके साथ 5-6 लोग राब्ते में हैं, तो ठीक है, राब्ते में हैं तो वो आजमा लें। हमारे साथ भी 10-12 लोग जो है वो राब्ते में थे। तो राब्ते में होना और चीज़ है और वोट कास्ट करना या ना करना जो है वो और चीज़ है। मियां शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल एतमाद जो है वो हाउस का हासिल है। अगर ये कहेंगे कि वो एतमाद का वोट लें तो ये एतमाद का वोट जो है ये दोबारा से उनकी हुकूमत में न सिर्फ एतमाद होगा बल्कि उनको मजीद मजबूत करेगा। सही। राणा साहब आप कह रहे हैं कि नंबर पूरे कर लेंगे। एक और इंतकामी कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हमने देखी, वो मीडिया हाउसेस के अगेंस्ट और साफियों के अगेंस्ट थी। आज़ादी सहाफ़त उनके दौर में बुरी तरीके से मुतासर हुई, दबाव डाला गया जर्नलिस्ट पे, ये सब कुछ हमने देखा। इस पर आप लोगों ने भी आवाज़ उठाई और बिल्कुल जस्टिफाइड आवाज़ उठाई। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है राणा साहब, जब आपकी हुकूमत है, FIA केसेस बना रहा है, एक साफ़ी है शाहिद असलम साहब जिनको अब 2 रोज़ा रिमांड पे भी दे दिया गया है, और उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने वो डेटा लीक किया साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से, जिस पर एक फैक्ट फोकस ने स्टोरी की उनके असासों के हवाले से। अब उन पर यह इल्ज़ाम लगा दिया है कि उन्होंने डेटा हासिल करके लीक किया। ये किस तरह का इंतकाम है किसी सहाफ़ी के खिलाफ? और आपकी हुकूमत में FIA कर रही है, एक सहाफ़ी तो मैसेंजर है, उसकी क्या गलती है? अगर किसी ने डेटा लीक किया है और कानून की खिलाफ वर्जी की है तो आप उनको पकड़ेंगे ना, जो इदारों में लोग हैं। सहाफ़ी का काम है रिपोर्ट करना। अव्वल तो वो डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा लीक नहीं किया, डेटा ना हासिल किया, लेकिन अगर किया भी हो तो सहाफ़ी का क्या कसूर है इसमें? मेरा ख्याल है कि शायद ये इन पे इल्ज़ाम जो है ये दुरुस्त नहीं है और ये बात इन्वेस्टिगेशन में जो है वो प्रूव हो जाएगी। बाकी मामला ये है कि अगर उनके ऊपर एक स्पेसिफिक इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये डेटा जो है वो लीक किया है या किसी से जो है वो हासिल किया है, तो शायद इस वजह से कि वो डिपार्टमेंट में कौन आदमी है जिसने ये जो है वो लीकेज की है। लेकिन मैं कल सुन रहा था उमर चीमा साहब को, तो मुझे प्रेमा शाही लगता है कि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो है ये गलत है। और तो सर राणा साहब अगर इल्ज़ाम गलत है तो FIA ऐसे ही उठा लेगा बगैर किसी सबूत के और फिर तहकीकात करेगा? पहले तहकीकात करे और फिर देखें कि कानूनी केस बनता है कि नहीं बनता। वो होता ये है ना कि प्रेमा शाही कोई चीज़ किसी के खिलाफ हो तो उसे फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज जो है वो राउंड अप किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो जाएगी। ये तो सहाफ़ियों पे वही दबाव डालने वाली बात होगी ना। कल कोई भी सहाफ़ी खबर दे, वो ये सोचता रहे कि मुझे फिर उठा लेगी हुकूमत FIA 2 दिन के लिए, फिर पता चलेगा मैं बेकसूर हूँ। राणा साहब तो फिर कैसे हम कहें कि वो दौर मुख्तलिफ था, आपका दौर मुख्तलिफ है? नहीं देखें शहजाद साहब, एक प्रिविलेज डेटा जो है वो किसी का भी हो, मैं अब ये स्पेसिफिक जिसका डेटा है मैं उसके ऊपर नहीं जाता, वो किसी का भी हो, जो प्रिविलेज डेटा है तो उसको तो फिर नहीं ना उठाया जाना चाहिए। यानी उसको तो जो है वो इस तरह से फिर ये इदारा तो डायरेक्टली राणा साहब आपके अंडर काम कर रहा है कि आपके अहकामात पे हुआ है, आपको बताया बगैर हुआ है, क्या मामला हुआ है सारा? और अब आप कहेंगे FIA को कि छोड़ें इनको, बरी करें? नहीं, मैंने इस बारे में मालूम किया है बाद में, लेकिन जब एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है मुख्तलिफ में, मेरा ख्याल है रोजाना
जो है वो सैकड़ों केसेस जो है वो दर्ज करते होंगे, तो हर चीज़ जो है वो मेरे नोटिस में तो नहीं होती। लेकिन आप कह रहे हैं प्रेम व्यवसायी इनके ऊपर जो इल्जाम है वो ऐसा लगता है कि गलत है, तो मुमकिन है जी, फिर? मैंने इस बारे में जब ये मीडिया में बात आई है, मैंने इस बारे में भी मालूम किया और फिर मैंने इस बात को भी इंश्योर किया है कि वो जब तक भी कस्टडी में रहें, उनका इज्जत, उनकी एहतराम, उनको सहूलत जो है वो हर तरह से जो है वो बहाम पहुँचाई जाए और उनको कानून के मुताबिक जब पकड़ा है तो कानून के मुताबिक ही रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।